हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे जीओसी एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। आज हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाई द एक्टिव अमाइल एल्कोहल। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक्टिव अमाइल एल्कोहल पूछा है, तो देखिए एल्कोहल के लिए तो OH लग जाएगा। बेसिकली वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि एक्टिव अमाइल ग्रुप क्या होता है। तो एक्टिव अमाइल ग्रुप अगर आपको ध्यान हो तो थ्योरी में मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जब आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, यहाँ पर भी 5 कार्बन की चेन है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 5 कार्बन का जो ग्रुप है, रेडिकल है, वो पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर 5 कार्बन की ये स्ट्रेट चेन है, लेकिन पोजीशन यहाँ पर है 3rd नंबर पे। यहाँ पर 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, लेकिन पोजीशन यहाँ पर है। तो देखिए इससे एक चीज़ भी पता चल रही है कि अगर आप कार्बन की चेन स्ट्रेट रख रहे हैं तो भी आपके रेडिकल 3 तरह के हो सकते हैं, 1 2 और 3 पोजीशन अलग अलग है। तो यहाँ पर ये भी आपके एक्टिव अमाइल नहीं है, ये भी एक्टिव अमाइल नहीं है। इसके बाद बात आती है 4 कार्बन की चेन और एक ब्रांच, ठीक है। मतलब स्ट्रेट चेन 4 कार्बन की और एक ब्रांच है। अब आप देखेंगे कि स्केलेटन वाइज देखा जाए तो अगर आप इसको मान लीजिए H3 होता, CH3, तो यहाँ पर इसकी और इसकी स्ट्रक्चर सेम है, बस इसने एक में इधर लगाया एक में इधर लगाया। लेकिन आप देखेंगे कि जो वैलेंसी है इसमें इधर फ्री है और इसमें इधर फ्री है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये इस पे पोजीशन पे है तो ये एक्टिव अमाइल अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। कुल मिला के आपको सबका नाम याद रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक एल्केन बना भी दिया तो उसके डिफरेंट H हटाने के बाद डिफरेंट टाइप के रेडिकल बन सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो जैसे मैंने सिंपल बना दिया पेंटेन, तो पेंटेन में आप 3 तरह के रेडिकल बना सकते हैं क्योंकि 3 तरह के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। फिर मैंने बनाया 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो इसमें भी आप डिफरेंट तरह के हाइड्रोजन हटा के डिफरेंट तरह के रेडिकल बना सकते हैं। एक यहाँ से बन जाएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली जो आपके पोजीशन है, ये एक्टिव अमाइल अल्कोहल की। और यहाँ पर ये एक्टिव अमाइल का जो नाम एक्टिव है वो क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो कार्बन है ये किरल कार्बन है, ठीक है। किरल कार्बन का मतलब क्या है कि चारों ग्रुप अब डिफरेंट हो गए। ये इथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया और ये CH2OH हो गया और ये H हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ा एक्टिव। एक्टिव का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये सीधे सीधे आपको याद रखना है, पढ़ा हुआ है तो आप कर देंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लुईस एसिड। निम्न में से कौन सा लुईस एसिड नहीं है? अब देखिए CH3+ पॉजिटिव चार्ज है, SO2 मैंने आपको बताया था मल्टीपल बॉन्ड का अलग केस, ऑप्टिकली एक्टिव है। SF2, अब देखिए यहाँ पर सल्फर जो है इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है, ये भी है। NH4+, अब नॉर्मली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है वो लुईस एसिड होता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि NH4+ हो गया, H3O+ हो गया या NR4+ हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके पास प्लस चार्ज तो है लेकिन इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर आपके क्या आंसर हो जाएगा? NH4+ जो है वो लुईस एसिड नहीं है। अब देखिए लुईस एसिड जो है ऑल्टरनेट टर्म है किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल के नाम से पूछे चाहे वो लुईस एसिड के नाम से पूछे, आपको पता होना चाहिए कि वो क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पर्यायवाची हो गए लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल। लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल ये आपस में क्या हो गया? पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन देखा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन नियर टू कार्बोनिल ग्रुप वुड बी। ये कह रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप के जो पास वाला कार्बन है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके पास वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। इसकी नेचर क्या है? तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि जैसे आप इस पे H+ निकालेंगे तो कार्बन पे माइनस आ जाएगा, और ये माइनस जो है वो कॉन्जुगेशन की वजह से, रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाता है? स्टेबल। इसलिए जो हाइड्रोजन है उसकी नेचर क्या होती है? एसिडिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? एसिडिक। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर 2020। और देखिए यही जो प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी काम आती है एल्डोल कंडेंसेशन में। एल्डोल कंडेंसेशन आप देखोगे तो वहाँ पर कंडीशन ये होती है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कह सकते हैं, एस्पेक्ट कह सकते हैं, पॉइंट कह सकते हैं। ये आपके एल्डोल कंडेंसेशन में पॉइंट आता है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। क्यों? क्योंकि पहला स्टेप ही यही होता है एल्डोल में कि आप क्या करते हो, कार्बन के पास वाला मतलब अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हो प्रोटॉन के फॉर्म में, और ये नेगेटिव चार्ज आता है और फिर ये काम करता है न्यूक्लियोफाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ग्रुप शोइंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। रिलीजिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन देने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन देने की। और दूसरी बात इफेक्ट कौन सा? इंडक्टिव। क्यों? क्योंकि देखिए ग्रुप तो एक ही रहता है लेकिन उसके इफेक्ट के हिसाब से उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया OH है, रेजोनेंस की बात करेंगे तो +R करेगा, लेकिन इंडक्टिव की बात करेंगे तो -I करेगा। इसलिए इफेक्ट को भी आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सा इफेक्ट के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट पूछ रहा है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब इलेक्ट्रॉन देने की बात हो रही है।
तो आप देखिए ऑप्शन NO2 इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, नहीं होगा। ब्रोमीन आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, नहीं होगा। OCH3 C6H5 OCH3 इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। CH3 और CH3 होता है C। अब देखिए यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करता है, लेकिन रेजोनेंस के लिए, इंडक्टिव के लिए नहीं करता। तो इंडक्टिव की बात करें तो आंसर हो जाएगा ये। एक तो CH3 ग्रुप हो गया, सिंपल मिथाइल ग्रुप हो गया, और एक हो गया CH3 होता है C, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब ये देखिए कॉलेज लेक्चर 14 में आया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका पढ़ा हुआ आना चाहिए कि कौन से ग्रुप हैं। यहाँ पर इसने केवल एग्जाम्पल पूछे हैं, ऑर्डर भी पूछ सकता है, तो ऑर्डर मैंने आपको बता रखा है, तो आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात कर रही है कि ये कह रहा है कि विच इज़ नॉट करेक्ट। अब देखिए कई बार क्या होता है हम नॉट नहीं पढ़ पाते, तो करेक्ट पढ़ लिया तो आपका गलत हो जाएगा। ये पूछ रहा है विच इज़ नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा सही नहीं है। 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज़ असेंशियल, सही है बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। आउटर अटैकिंग रिएजेंट इज़ रिक्वायर्ड, ये भी हमने पढ़ रखा है कि भाई आउटर रिएजेंट की आपको ज़रूरत होती है। इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है, टेम्परेरी इफेक्ट है। बाकी जितने भी हमने इफेक्ट पढ़े वो सब परमानेंट होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड टू अदर एटम, ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपके इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है, तो ये आपके स्टेटमेंट गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल। मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको ये बताना है कि किस में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, मतलब किस में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने 3 केस पढ़े, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और एल्किन। तो वहाँ पर हमको ये देखना होता है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब अगर कार्बोकेटाइन की बात करें तो पॉजिटिव वाले कार्बन के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे, रेडिकल की बात करें तो रेडिकल के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे, और अगर एल्किन की बात करें तो एल्किन में हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं, वो हमको कैसे चेक करना है कि जो आपके डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके नेक्स्ट कार्बन, उस पर कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दूसरी बात क्या है कि जो नेक्स्ट कार्बन है वो सैचुरेटेड होना चाहिए, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो चलिए आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं, हमको चेक क्या करना है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं। तो हमने क्या देखा कि डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसका नेक्स्ट कार्बन ये वाला हो गया, कितने आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं इस पर, 0। ठीक है, तो यहाँ तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ये मैंने कैंसिल कर दिया। सेकंड ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें नेक्स्ट कार्बन है ही नहीं, तो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ये एक ऑप्शन है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा, सैचुरेटेड कार्बन होना चाहिए, जबकि ये आपके बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में सैचुरेटेड कार्बन नहीं है, तो यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन जो है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक तरह से हम कह सकते हैं 1 ब्यूटीन है। तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ये आपके अल्फा कार्बन है, और यहाँ पर सैचुरेटेड भी है और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है, फोर्थ। क्वेश्चन क्या था कि किस में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो 3 में आपके अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोकेटाइन इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये कह रहा है कि कौन सी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। अब यहाँ पर रिएक्शन का मतलब उसने मैकेनिज्म के सेंस में दे रखा है। ऑप्शन फर्स्ट है E1 रिएक्शन, सेकंड है SN1 रिएक्शन, थर्ड है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्किन्स, और फोर्थ है ऑल ऑफ दी अबव। देखिए अगर आपको ध्यान हो तो रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने आपको पढ़ाया था। E1 रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन में क्या होता है कि जो लिविंग ग्रुप है, जैसे मान लीजिए हेलोजन है, तो वो पहले निकल जाता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, और सेकंड स्टेप में क्या होता है कि प्रोटॉन निकलता है एडजेसेंट कार्बन से और एल्किन बनती है। SN1 की बात करें तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है, जिसमें हेलोजन एज ए लिविंग ग्रुप निकलता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। थर्ड अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्किन, तो थर्ड जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्किन, उसमें एल्किन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और कार्बोकेटाइन बनता है, और नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और आपके प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों आपके जो मैकेनिज्म है उसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अब देखिए क्वेश्चन इसको जस्ट रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है, कैसे कि E1 रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, या SN1 में कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, या इस रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये वाला इंटरमीडिएट कौन सी रिएक्शन में बन रहा है, या इस रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच आइसोमर कैन नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन बाय ट्रीटमेंट विथ सोडियम अमाइड
इन लिक्विड अमोनिया। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम अमाइड जैसे ही आपके आ जाए, मैंने आपको बता रखा है, जैसे सोडियम अमाइड आ जाए आपके दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए, बेंजाइन। ठीक है, बेंजाइन, बेंजाइन मैकेनिज्म, सारी चीज़ें एक साथ आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें, देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, ये कह रहा है विच आइसोमर कैन नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट विद दिस। कैन नॉट अंडरगो मतलब कौन सा वाला इनमें से रिएक्शन शो नहीं करेगा। आइसोमर दे रखे हैं, तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा आइसोमर रिएक्शन शो नहीं करेगा इसके साथ। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर मैकेनिज्म कौन सा हो रहा है, बेंजाइन मैकेनिज्म। अब बेंजाइन मैकेनिज्म में हम करते क्या है, बेंजाइन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि भाई आपके जो हेलोजन है वो और उसके पास वाला जो हाइड्रोजन है वो निकलते हैं और बेंजाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, इस वाले में इसके पास दोनों साइड हाइड्रोजन अवेलेबल है, इस वाले में इसके पास दोनों साइड हाइड्रोजन अवेलेबल है। कहने का मतलब ये है कि अगर हेलोजन के एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन अवेलेबल है तो वो बेंजाइन फॉर्म कर लेगा। इस वाले केस में इसके एडजेसेंट जो पोजीशन है उस पर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये बेंजाइन फॉर्म नहीं कर सकता। तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेट 2013 में पूछ रखा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा था, थ्योरी पढ़ाई थी जब भी बताया था कि जब आप बेंजाइन मैकेनिज्म पढ़ते हो तो वहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो आपके हेलोजन है, जो लिविंग ग्रुप है, उसके एडजेसेंट पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो बेंजाइन बना सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों पॉसिबिलिटी है बेंजाइन बनाने की, यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बेंजाइन बनाते, देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सब्स्टिट्यूटेंट लगाने के बाद क्या है कि अगर आपने यहाँ बेंजाइन बनाया तो यहाँ पर और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और यहाँ बेंजाइन बनाया तो यहाँ पर और यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर मैं आपको दोनों चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, इलेक्ट्रोफाइल भी पढ़ा चुका हूँ और न्यूक्लियोफाइल भी पढ़ा चुका हूँ। इलेक्ट्रोफाइल का भी क्लासिफिकेशन पढ़ाया था और न्यूक्लियोफाइल का भी क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइमर टिमान रिएक्शन इन्वॉल्व्स। अब देखिए राइमर टिमान जो रिएक्शन है उसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। तो जब मैंने आपको इंटरमीडिएट्स पढ़ाए थे तो वहाँ पर मैंने आपको एक सबसे कॉमन एग्जांपल पढ़ाया था। उसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि जो नेम रिएक्शंस है खास करके वो आप मेंशन कर लीजिए कि भाई कार्बोकेटाइन है उसमें कौन कौन सी नेम रिएक्शन आ जाएगी, कार्बेनाइन है उसमें कौन कौन सी नेम रिएक्शन आ जाएगी, फ्री रेडिकल है कौन सी नेम रिएक्शन आ जाएगी, या नेम रिएक्शन ना भी हो तो कौन कौन सी रिएक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि राइमर टिमान रिएक्शन जो है उसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि दोनों तरीके से क्वेश्चन आएगा, रिएक्शन देके इंटरमीडिएट पूछ लिया या इंटरमीडिएट देके रिएक्शन पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको थ्योरी वीडियो में बता चुका हूँ कि राइमर टिमान रिएक्शन जो है उसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन प्रोसीड्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर देखिए इसने रिएक्शन दे दी, अब ये पूछ रहा है कि कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम रिएक्शन दे रखी है, कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है। अब ये कह रहा है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो देखिए हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर केवल इसने इंटरमीडिएट पूछा है, तो इंटरमीडिएट पूछा तो फ्री रेडिकल हो जाएगा। अगर वो मैकेनिज्म पूछ लेता तो आंसर क्या होता, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर अब देखिए होता क्या है कि हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन से इसने क्वेश्चन पूछ लिया। दूसरे एग्जाम आप जाएंगे तो वहाँ पर हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन पूछ लेगा, हेलोजिनेशन ऑफ इथेन पूछ लेगा, हेलोजिनेशन ऑफ प्रोपेन पूछ लेगा, या क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन पूछ लेगा। कहने का मतलब ये चेंज कर देगा, हेलोजिनेशन की जगह क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन डाल देगा और एल्केन की जगह मीथेन इथेन प्रोपेन डाल देगा। तो कहने का मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चेंज, मतलब उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी, लेकिन कंसेप्ट वही है। कंसेप्ट क्या है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है आप खुद देख सकते हैं। केमिस्ट 2014, टेक्निकल असिस्टेंट 2014, ACF 2018, कितनी बार रिपीट हो गया। अब देखिए कई बार क्या होता है एज इट इज रिपीट हो जाता है, कई बार थोड़े से ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, 2 बार तो एज इट इज दे रखा है केमिस्ट 14 और ACF 18, और इसके अलावा भी कई बार आ चुका है। हेलोजिनेशन की जगह ब्रोमिनेशन दे देगा, एल्केन की जगह मीथेन इथेन प्रोपेन कुछ भी दे देगा। तो कई बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अभी इंटरमीडिएट पूछा है, मैकेनिज्म पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। चेक कर लेते हैं, BF3 इलेक्ट्रोफाइल है, बिल्कुल है। NO2 प्लस नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल है। CH3 होल थ्राइस N और Cl+ आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विथ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखिए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड देखा जाए तो एक तरह से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और यहाँ पर ये रिएक्टिविटी की बात कर रहा है। अब देखिए मेनली कार्बोनिल दे रखे हैं और उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको बताना है। तो आपको पता है कार्बोनिल क्या शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक तरह से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिएक्टिविटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ये एरोमेटिक है दोनों साइड, रिएक्टिविटी को क्या करेगा, कम। साथ में कीटोन भी है, ये कीटोन है लेकिन दोनों एलिफेटिक है, इंडक्टिव साइड से इलेक्ट्रॉन देंगे। और ये आपके एल्डिहाइड है। तो मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है कंपेरिजन में किससे, कीटोन से। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा सेकंड। तो आप देखेंगे कि ये आप ऑप्शन कट गया, क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सेकंड नहीं है, ये दो ऑप्शन है सेकंड में। अब आपके सेकंड सबसे ज़्यादा हो गया, आप देखिए फर्स्ट और थर्ड, सबसे कम होगा थर्ड, ठीक है। तो थर्ड सबसे कम होगा, तो ये थर्ड सबसे कम है, और ये आपके सबसे कम में थर्ड नहीं है। तो ये आपके क्या है, सबसे ज़्यादा सेकंड और सबसे कम थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके रिएक्टिविटी ऑर्डर था, ये आपके सेट 2023 में आया। देखिए अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दो, चाहे सेट का दो, चाहे कॉलेज लेक्चर का दो, चाहे पॉलिटेक्निक का दो, चाहे कोई सा भी दो, वो आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग इज, ये भी सेट 2023 में आया। कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है इसने। अब कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन है, कोई ग्रुप नहीं है बेंजीन पे। यहाँ पर बेंजीन पे OCH3 ग्रुप है, यहाँ पर बेंजीन पे ये आपके प्लस है, ठीक है, NO2 ग्रुप है, और ये आपके OCH3 ग्रुप है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें OCH3 की, तो ये आपके पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है, पैरा पोजीशन पे है तो +R लगाएगा, ठीक है। NO2 पैरा पोजीशन पे है, -R लगाएगा। और OCH3 है लेकिन कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो और मेटा, तो ये आपके +R ना लगा के -I लगाएगा, ठीक है। -I यहाँ भी लगा रहा लेकिन रेजोनेंस डोमिनेंट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें तो कोई ग्रुप है ही नहीं, इसको तो हम रेफरेंस मान लेते हैं। NO2 इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी मोस्ट स्टेबल पूछा, सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो -R से इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा, ये नहीं होगा। ये जो है ये अगर ऑर्थो या पैरा पे होता तो रेजोनेंस से स्टेबल करता, लेकिन ये मेटा पे है तो ये स्टेबल नहीं करेगा, उल्टा -I लगा रहा है। ये आपके +R लगा रहा है पैरा पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो कहने का मतलब है दो ऑप्शन में OCH3 दे रखा है लेकिन एक ही आंसर होगा, क्यों, क्योंकि मेटा पे OCH3 रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये सेट 2023 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल्स। हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिग्मा एंड सिग्मा, सिग्मा एंड पी, पी एंड पी, पाई एंड पाई। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो हमने कहा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है स्पेशल कंडीशन है रेजोनेंस की, और वहाँ पर हमने कहा था इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल कंडीशन क्या है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं, ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं, तो एक तो सिग्मा होना चाहिए। तो इस फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में सिग्मा है, तो ये ऑप्शन कट गया आपके, ठीक है। अब फर्स्ट में है सिग्मा एंड सिग्मा, तो ऐसा नहीं है कि सिग्मा और सिग्मा, सिग्मा के साथ आपके पी इन्वॉल्व होता है, कार्बोकेटाइन हो, फ्री रेडिकल हो, या हम कह सकते हैं कि आपके एल्कीन हो, तो वहाँ पर आप सिग्मा के साथ या तो पी कह सकते हो या पाई कह सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सेकंड। सिग्मा के साथ सिग्मा नहीं होता, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। ये भी सेट 2023 में है। देखिए बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये भी आपके सेट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको जो क्वेश्चंस मैंने ही करवाए हैं उसके प्रीवियस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ कि इन चार में से न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, मैं खुद करवा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये सेट 2023 में आया है इसलिए दोबारा लिख दिया मैंने। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोलाइटिक फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। दो तरह के बॉन्ड क्लीवेज होते हैं, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक, ठीक है। तो या सममांगी विखंडन या विषमांगी विखंडन। तो ये कह रहा है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है या बॉन्ड फिजन होता है, उससे क्या बनता है। तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से आपको पता है क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। ये क्वेश्चन आया सेकंड ग्रेड 2022 में, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ये कंसेप्चुअल चीज़ है, ठीक है।
ये क्वेश्चन अगर आप ये सोचते हो कि भाई हमसे सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि हमने पढ़ा हुआ नहीं है, तो फिर आपकी पढ़ाई बेकार है। क्यों? क्योंकि कंसेप्चुअल चीज़ है और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये सिंपल सा कह क्या रहा है कि आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उस पर आप अटैक करा रहे हो किसका? न्यूक्लियोफाइल का। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल का आप अटैक करवा रहे हो। तो मैंने कहा कि ये न्यूक्लियोफाइल है और ये अटैक कर रहा है यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? यहाँ पर। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज पे। तो अब आपने क्या करा? पॉजिटिव चार्ज जहाँ था वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दिया, तो दूसरे कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल चार्ज क्या रहता है? बैलेंस रहता है। न्यूट्रल पे पॉजिटिव का अटैक कराओगे तो पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, न्यूट्रल पे नेगेटिव का कराओगे तो नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट। क्या जनरेट हो रहा है? कार्बोकेटायन नहीं हो रहा, कार्ब एनायन हो रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्ब एनायन। तो देखिए ये क्वेश्चन आपकी जूनियर केमिस्ट 2011 में है। जीओसी एंड रिएक्शन मैकेनिज्म के जितने भी क्वेश्चंस थे, जितनी भी वैरायटी के थे, वो लगभग मैंने सारे कवर कर लिए हैं। कोई लिमिट तो नहीं है क्वेश्चन की, लेकिन मैक्सिमम जितने कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीओसी एंड रिएक्शन मैकेनिज्म के, वो सारे मैंने आपको करवा दिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जीओसी एंड रिएक्शन मैकेनिज्म से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।